नमस्कार। आज हम मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का समावेश उनकी पुस्तक ओन लिबर्टी में है। मिल के समय राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गया था और सरकार जनहित के नाम पर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विनियोजित करने वाले कानून बनाने लगी थी। सामाजिक व्यवस्थापन द्वारा सामान्य जनता की सुख वृद्धि के प्रयास में ब्रिटिश सरकार जिस प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने लगी थी, उनसे मिल को यह भय होने लग गया था कि जनता का बहुमत अथवा लोकप्रिय शासन भी कहीं भूतकाल निरंकुश शासन के समान आतताई और स्वेच्छाचारी न बन जाए। उनका विश्वास था कि व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता पर अधिक प्रतिबंधों का होना, जिसका परिणाम था राज्य के समक्ष नागरिक के व्यक्तित्व का हनन। उनकी मान्यता थी कि राज्य को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करने का कोई अधिकार नहीं है। जनता के शासन के नाम पर बहुमत द्वारा अल्पमत पर मन चाहे प्रतिबंध लगाना अथवा लोकमत के नाम पर अनुचित कानूनों को थोप देना सर्वथा अवांछनीय है। इन्हीं विचारों के कारण मिल ने मानव स्वतंत्रता के व्यक्तिगत रूप का प्रतिपादन किया। मिल का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन उपयोगितावादी समर्थन से कुछ अधिक है। मिल के चिंतन में व्यक्ति का स्थान। मिल का संपूर्ण राजनीतिक चिंतन व्यक्ति के मूल्य पर आधारित है। व्यक्तियों के हितों को व्यक्ति ही समझ सकता है, न कि समाज। अपने सर्वोत्तम हितों में व्यक्ति ही सर्वोत्तम रूप से जानता है और वही उसे सर्वोत्तम ढंग से प्राप्त कर सकता है। मिल का विश्वास है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को विकसित करने और सुंदर बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि उसे विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। उसके अनुसार व्यक्ति अपने शरीर और मस्तिष्क का स्वयं स्वामी है और इसलिए उसे अपने संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति की राज्य और समाज के हस्तक्षेप से रक्षा होना आवश्यक है। मिल की दृढ़ धारणा थी कि अपने व्यक्तित्व का विकास करना ही मनुष्य का ध्येय है, किंतु इस ध्येय की प्राप्ति में राज्य और समाज कुछ बाधाएं उपस्थित करते हैं, जिनका निराकरण आवश्यक है। इन बाधाओं के निराकरण की अवस्था ही स्वतंत्रता है। समाज और राज्य द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन अनुचित है। होता यह है कि समाज ये कदापि बर्दाश्त नहीं करता कि कोई उसकी मान्य परंपराओं को तोड़कर नवीन परंपराओं की स्थापना करे। यदि कोई ऐसा दुस्साहस करता है तो समाज के पंजे से उसे पकड़ने के लिए वे तत्पर रहते हैं, पर समाज को ऐसा कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। समाज तो व्यक्ति के आचरण के केवल उस भाग का नियंत्रण करना ही उचित है जो दूसरों से संबंधित हो। व्यक्ति अपने शरीर तथा अपने मस्तिष्क का स्वयं स्वामी है, अतः समाज की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा होनी चाहिए। समाज प्राय अपने व्यवहार और आचरण द्वारा व्यक्तियों पर एक विशिष्ट व्यवस्था को थोपने का प्रयत्न करने का प्रयास करता है। समाज व्यक्ति को स्वविवेक अनुसार कार्य करने नहीं देता और बाध्य करता है, और वह सामाजिक दृष्टिकोण के अनुकूल ही अपने चरित्र का निर्माण करे। मिल कहते हैं कि शासक गण नियमित रूप से समाज के प्रति उत्तरदायी हैं। राजनीतिक क्षेत्र में बहुमत के अत्याचार जैसी बुराई से अपनी रक्षा करना आवश्यक है। राज्य को व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। वह व्यक्ति के जीवन में केवल आत्मरक्षा के लिए ही हस्तक्षेप कर सकता है। मिल की स्वतंत्रता का स्वरूप। मिल ने जिस स्वतंत्रता का पक्ष पोषण किया है वह एक व्यापक स्वतंत्रता है। ओन लिबर्टी में स्वतंत्रता के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए मिल कहते हैं कि मानव जाति किसी भी घटक की स्वतंत्रता में केवल एक आधार पर ही हस्तक्षेप कर सकती है, और वह है आत्मरक्षा। सभ्य समाज के किसी भी सदस्य के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग केवल इसी उद्देश्य के लिए हो सकता है कि उससे दूसरों को हानि पहुंचने से रोका जाए। उसका अपना भौतिक या नैतिक हित इसका पर्याप्त औचित्य नहीं है। मनु कहते हैं कि मानव समाज आचरण के केवल उसी अंश को नियंत्रित या नियमित कर सकता है जो दूसरे व्यक्तियों से संबंधित हो। स्वयं अपने ही कार्यों में उसकी स्वतंत्रता अधिकारतः निरपेक्ष है। मिल के अनुसार व्यक्ति पर व्यक्ति की प्रभुसत्ता स्वतंत्रता है। व्यक्ति के कार्यों में किसी भी तरह का नियंत्रण उचित नहीं है, परंतु उसे दूसरों को हानि पहुंचाने वाले कार्यों से रोकना उचित है। स्वयं से संबंधित कार्य तथा पर संबंधित कार्यों में दो श्रेणियों के अंतर्गत मिल व्यक्तियों के कार्यों को विभाजित करता है
और कहता है कि स्वयं से संबंधित कार्यों पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, परंतु पर संबंधी कार्य जो दूसरों को हानि या दुख पहुंचाते हैं वे नियंत्रित होने चाहिए। मिल का यह मत अनुपयोगितावादी है। वह इस अनुमान पर आधारित है कि नियंत्रण एक बुराई है। मिल की दूसरी परिभाषा के अनुसार अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की छूटी स्वतंत्रता है। अमुक व्यक्ति का अमुक पुल को पार करना खतरनाक है और इसलिए आप उसे पुल पार करने से रोक देते हैं तो आप उचित ही करते हैं। स्वतंत्रता व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होती है तथा किसी व्यक्ति की इच्छा नदी में डूब जाने की नहीं हो सकती। स्वतंत्रता की यह परिभाषा नियंत्रण के लिए दरवाज़ा खुला रखती है। यदि एक बार यह मान भी लिया जाए कि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी इच्छा को आपसे अच्छी तरह जान सकता है और स्वतंत्रता उसी को कहते हैं जो आपकी इच्छा होती है, तब तो अन्वेषण अधिकारीगण मनुष्य को नरक में जाने से बचाने के कार्य और उसे मुक्ति दिलाने के प्रयत्न भी उचित है। मिल कहते हैं कि व्यक्ति पर स्वतंत्र होने के लिए दबाव भी डाला जा सकता है, यहाँ वे अतिवादी हो जाते हैं। मिल की स्वतंत्रता का स्वरूप तब और भी शक्तिशाली बन जाता है जब हम देखते हैं कि वे अलग अलग पुरुषों और स्त्रियों की उन्नति चाहता है, क्योंकि उसका विचार है कि सभी आदर्श और तर्कसंगत वस्तुएं व्यक्तियों से ही आती हैं और व्यक्तियों से ही आनी चाहिए। मिल के अनुसार स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है। पहली है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरी है कार्यों की स्वतंत्रता। पहला विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचारों की स्वतंत्रता के संबंध में मिल के तर्क बड़े प्रभावशाली है। मिल के अनुसार समाज और राज्य को व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, चाहे वे विचार समाज के अनुकूल हों या प्रतिकूल। बौद्धिक अथवा वैचारिक स्वतंत्रता न केवल उस समाज के लिए हितकर है जो उसकी अनुमति देता है, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी हितकर है जो उसका उपयोग करता है। यदि संपूर्ण समाज एक ओर हो जाए और व्यक्ति अकेला दूसरी ओर हो तो भी उस व्यक्ति को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। मिल के ही शब्दों में, यदि एक व्यक्ति के अतिरिक्त संपूर्ण मानव जाति एकमत हो जाए तो भी मानव जाति को जबरदस्त चुप कराने का यह उसी प्रकार का अधिकार नहीं है जिस प्रकार यदि वह शक्ति प्राप्त होता तो उसे मानव जाति को चुप कराने का अधिकार नहीं था। मिल ने कहा कि विचार एवं भाषण की स्वतंत्रता मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे अधिकतम मनुष्य को केवल अधिकतम सुख की अनुभूति ही नहीं होती, बल्कि इसके द्वारा सत्य की खोज भी की जा सकती है। इस राजनीतिक स्वतंत्रता से उच्च नैतिक स्वतंत्रता का जन्म होता है। सार्वजनिक प्रश्नों पर उन्मुख चर्चा हो, राजनीतिक निर्णयों में उसका हाथ हो, नैतिक विश्वास हो और नैतिक विश्वास को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायित्व का भाव। जब ये बातें होती हैं तभी विवेकशील मनुष्यों का जन्म होता है। इस तरह का चरित्र निर्माण सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उसे किसी स्वार्थ की पूर्ति होती है, वह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वह मानवोचित है, क्योंकि वह सभ्य है। यदि यह अनुभूति हो जाए कि व्यक्ति का स्वतंत्र विकास कल्याण की एक प्रमुख शर्त है तथा यह सभ्यता, शिक्षा और संस्कृति का सहयोग तत्व नहीं वरन इन सब का सहायक अंग भी है। मिल ने वैचारिक स्वतंत्रता के बाद में जो तर्कसंगत मत प्रकट किया है वो निम्न प्रकार है। पहला है, विचारों पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ सत्य पर प्रतिबंध लगाना है और सत्य पर प्रतिबंध का अर्थ समाज की उपयोगिता का हरण करता है। दूसरा है, अभिव्यक्तियों द्वारा सत्य विचारों की पुष्टि होती है। दमनकारी उपायों द्वारा सत्य को बाधित किया जा सकता है, उसे केवल विलंबित किया जा सकता है। सत्य के अनेक पक्ष होते हैं। सामान्यतः एक पक्ष सत्य के एक पहलू को देखता है और दूसरा पक्ष दूसरे पहलू को। सत्य के समग्र रूप को समझने के लिए उसे जितने अधिक दृष्टिकोणों से स्वतंत्रता दी जाएगी उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति आंशिक सत्य बोलता है या यहाँ तक कि मिथ्या भाषण भी करता है तो भी उसके विचार स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। समाज अथवा जनता जब उसके झूठ के समझ जाएगी तब उसका समर्थन नहीं करेगी। पांचवा, यदि किसी व्यक्ति का विचार गलत है तो उसे व्यक्त होने दें, में समाज की हानि नहीं है। इसे तो समाज द्वारा स्वीकृत सत्य का स्वरूप और अधिक निखरेगा। मिथ्या भाषणों की तुलना करके सत्य को परख सकते हैं। छठा है, तर्क बुद्धि से सत्य की परख होती है, ज्ञान का विकास होता है और मिथ्या व अंधविश्वासपूर्ण परंपराओं का पतन होता है। दूसरा है, कार्यों की स्वतंत्रता। वैचारिक स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण पक्ष कार्य की स्वतंत्रता है। मिल का दृढ़ मत है कि विचारों की स्वतंत्रता अपूर्ण है
यदि उन विचारों को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता न हो तो। ये मनुष्य के अविभाज्य अंग हैं और कार्यों द्वारा मनुष्य अपना समुदाय समाज को देता है। यह अनुदान उसके व्यक्तित्व का मानवीय पक्ष साथ ही सामाजिक प्रकृति का भी साधन है। यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक केवल सोचता ही है पर आचरण में सदा दूसरों की आज्ञा का अनुवर्ती रहता है तो वह जीवित दास स्लेव है, क्योंकि उसके मन और शरीर पृथक पृथक है। वह संपूर्ण मानव है। सोचने, समझने, बोलने और कार्य करने की स्वतंत्रता एक ही प्रधान तत्व के सोपान में है। मिल ने कहा है कि लोकमत के नाम पर शासन जनता की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाता है। अतः यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन में राज्य द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप समाप्त किए जाएं, पर कार्य स्वतंत्रता की मर्यादा का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। मानव जाति व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से अपने किसी भी सदस्य की स्वतंत्रता केवल आत्मरक्षा के क्षेत्र में ही हस्तक्षेप कर सकती है। व्यक्ति के कार्यों पर, चाहे वे सही हों या गलत हो, समाज अथवा राज्य को प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है। पर यदि व्यक्ति ऐसे कार्यों पर अवश्य प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जिनके द्वारा समाज के अन्य व्यक्तियों पर कोई अवांछनीय प्रभाव पड़ता हो। जैसे यदि मद्रापान एकांत में हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन सार्वजनिक रूप से यह मान्य नहीं हो सकता। यदि व्यक्ति जुआ खेलता है और इसका सामाजिक प्रभाव नगण्य है तो व्यक्ति के इस कार्य में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति अपने घर में आग लगा दे और दूसरों से ललकार कर कहे कि आप लोग बुझाने वाले कौन होते हैं, तो यह कार्य स्वतंत्रता का नहीं, मूर्खता का द्योतक कहलाएगा, क्योंकि उसके घर की आग पड़ोसियों के घरों को भी जला सकती है। मिल मानव जीवन के दो पहलू बताते हैं, पहला व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक, और उसके कार्यों को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है स्वयं विषय कार्य और दूसरा है पर संबंधी कार्य। व्यक्ति के स्वयं संबंधी कार्य वे हैं जिससे अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होते हैं। इन कार्यों की परिधि में व्यक्ति स्वयं, जैसे कपड़े पहनना, शिक्षा प्राप्त करना, सिगरेट पीना, पान खाना आदि, व्यक्ति को ऐसे कार्यों को अपनी इच्छा अनुसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इनमें राज्य का कोई भी हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है। व्यक्ति को स्वयं संबंधी कार्यों की स्वतंत्रता न देना उसे पशु बनाना है। व्यक्तिगत कार्यों की स्वतंत्रता का अभाव समाज की प्रगति के लिए खतरा बन जाता है। मिल के अनुसार जिस प्रकार विज्ञान की प्रगति का आधार नवीन आविष्कार है, उसी प्रकार समाज में भी जीवन और गति का आधार नवीनता में ही निहित है। नवीनता के अभाव में जीवन शून्य हो जाएगा। अतः इस नवीनता की रक्षा के लिए भी ये आवश्यक है कि व्यक्तिगत कार्यों में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो। दूसरा है पर संबंधी कार्य। व्यक्ति के वे कार्य हैं जिनसे समाज अथवा अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं। ऐसे कार्यों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है, क्योंकि यद्यपि व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, तथापि इसके द्वारा दूसरों की स्वतंत्रता का बलिदान नहीं किया जा सकता। यदि व्यक्ति समाज में अभद्रता और नैतिकता को प्रोत्साहन देता है अथवा ऐसे संगठनों का निर्माण करता है जिनसे सामाजिक शांति और सुरक्षा भंग होती है, तो राज्य को अधिकार है कि वह उसके कार्यों में हस्तक्षेप करे। लेकिन वहीं तक यह हस्तक्षेप व्यक्ति के सामाजिक कार्यों को रोकने के लिए आवश्यक हो। अपना पूर्ण हित करने वाले व्यक्तिगत कार्य भी मिल के अनुसार राज्य द्वारा प्रतिबंधित हो सकते हैं, जैसे आत्महत्या का कार्य। अब हम देखेंगे कि मिल की स्वतंत्रता के आधारभूत तत्व क्या हैं। पहला है, व्यक्ति की भावनाओं और इच्छाओं को उचित स्थान दिया गया है। बौद्धिकता द्वारा इनका अपहरण न होने पर इसका अर्थ यह नहीं है कि बौद्धिकता के महत्व को किसी प्रकार घटाया जा सकता है। दूसरा है, सामाजिक और समाज कल्याण की दृष्टि से व्यक्तिगत दृष्टिकोण को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए। इस प्रकार मिल द्वारा प्रतिपादित की गई स्वतंत्रता के प्रमुख तत्व निम्न हैं। पहला, यह नकारात्मक स्वतंत्रता है, विधेयात्मक नहीं। कानून का अभाव ही स्वतंत्रता माना गया। दूसरा, मिल द्वारा स्वतंत्रता की एक आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। तीसरा, समाज से पृथक रहकर व्यक्ति स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। मिल की स्वतंत्रता की धारणा व्यक्ति की व्यक्तिवादी धारणा पर आधारित है। मिल द्वारा स्वतंत्रता के पक्ष में दिए गए तर्क उपयोगितावादी सिद्धांतों का अतिक्रमण करते हैं। जब मिल कहता है कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा पूर्ण मानव जाति के विरुद्ध भी की जानी चाहिए, तो इसका उपयोगितावादी आधार से कोई संबंध नहीं रह जाता। मिल पिछड़े हुए राष्ट्रों के लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में नहीं है।
और नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रगति और सामाजिक उद्देश्य के लिए स्वतंत्रता का अपहरण किया जा सकता है। अब ये तो अब तक हमने देखा था कि मिल के स्वतंत्रता के संबंध में क्या विचार थे और उन्होंने स्वतंत्रता के कितने प्रकार बताए और उसके साथ साथ उसके आधारभूत या मूल तत्व या विशेषताएं क्या क्या बताई। अब हम देखेंगे कि मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की आलोचनाएं किन आधारों पर की जाती है। सबसे पहला है अर्नेस्ट बारकर। अर्नेस्ट बारकर कहते हैं कि मिल उसकी बचत के लिए पर्याप्त गुंजाइश छोड़ देने पर भी हमें कोरे स्वतंत्रता और काल्पनिक व्यक्ति का ही पैगंबर प्रतीत होता है। व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में उसका कोई दर्शन नहीं था। वह समाज की कोई ऐसी पूर्ण कल्पना नहीं कर पाया जिससे राज्य और व्यक्ति के मध्य अंतर अपने आप लुप्त हो जाते। दूसरा, मिल ने स्वतंत्रता के लंबे और सैद्धांतिक उपदेश का कोई आधार स्पष्ट नहीं किया है। यह ठीक है कि व्यक्ति को व्यक्तिगत क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए और बहुमत या अन्य किसी को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, पर ऐसा क्यों? व्यक्ति को व्यक्तिगत क्षेत्र में, विचार अभिव्यक्ति के क्षेत्र में, अपने व्यवसाय अभिरुचियों के चुनाव के क्षेत्र में समाज के समकक्ष अधिकार क्यों मिलने चाहिए? तीसरा, मिल ने अपने द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता का कोई औचित्य सिद्ध नहीं किया है। केवल तर्कों पर स्वतंत्रता का स्थायी आधार प्राप्त नहीं किया जा सकता। मिल की स्वतंत्रता का आधार उपयोगिता है, लेकिन इसमें उत्तरदायित्व का अभाव है। चौथा, मिल व्यक्तियों के स्व संबंधी और पर संबंधी कार्यों में जो अंतर करता है वह अवैज्ञानिक है। इसमें तथ्यों का अभाव है। यथार्थ व्यक्ति का कोई कार्य ऐसा नहीं होता जिसका प्रभाव केवल उसी पर पड़े, समाज के अन्य सदस्य उससे अप्रभावित रह जाए। नेक्स्ट है, मिल ने असाधारण सनकी चिंतन को अनावश्यक महत्व दिया। वह झक्कियों और सनकियों को स्वतंत्रता देने का पक्षपाती है, क्योंकि संभव है कि 10 सनकियों में से एक प्रतिभा संपन्न गूदड़ी का लाल उभर कर आए जो समाज को क्रांतिकारी मौलिक विचार प्रदान करे। किंतु मिल ये भूल जाता है कि ऐसे व्यक्ति प्राय विकृत मस्तिष्क के होते हैं और उनका सनकीपन चारित्रिक निर्बलता का परिणाम होता है, जिसकी उपेक्षा ही उपयोगी है। मिल के अनुसार व्यक्ति के वे सब कार्य जिनका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है और जिनसे किसी व्यक्ति का अहित होता है प्रतिबंधित हो सकते हैं, किंतु इस प्रकार तो राज्य व्यक्ति के सभी कार्यों को पर संबंधी सिद्ध करके हस्तक्षेप कर सकता है। दार्शनिक और बौद्धिक संदर्भ में मिल का यह विचार उचित नहीं है कि बिना तर्क और अनुभव के कोई सत्य स्वीकार नहीं करना चाहिए, जिसमें व्यक्ति मैं हूँ नहीं हूँ इस द्वंद्व में ही डूबा रहेगा। संसार में ऐसे अनेक क्षेत्र और विषय हैं जहाँ तर्क की अपेक्षा निष्ठा विश्वास ही उपयुक्त रहता है। आठवां, स्वतंत्रता के अनेक पहलू हैं जो अनेक स्थलों पर परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। मिल इन्हें रखने में सक्षम नहीं हो सका। और लास्ट है, मिल का यह कथन कि पिछड़े देशों के लोगों को स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए अप्रजातांत्रिक है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। केवल पिछड़ेपन के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के अवसरों से वंचित कर देना सर्वथा अनुचित है। थैंक यू।